हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? इस बार मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ है, वो हिंदी का है। इसके पहले मैंने आपको मैथ के 4 पार्ट्स पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और हिंदी का मैंने नया टॉपिक से शुरू किया है। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर हिंदी भी हमें कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूपी टेट, सी टेट, IAS, PCS या अन्य एग्जामों की SI, UPSI की तैयारी करते हैं। उनमें खास करके ये बहुत ही लाभदायक होगा। मैंने पहला जो चैप्टर उठाया है वो है समास का। आप किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसे समझाया गया होता है जो हमको सही ढंग से समझ में नहीं आता है। मैंने क्या प्रयास किया है कि मैंने आपको बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है कि आप सिर्फ पलक झपकें और आप तुरंत बता सकें कि इन सवालों का, इन हिंदी के सवालों का क्या आंसर होगा। जो समास होता है, समास मतलब होता है कि छोटा करना, संक्षिप्त करना होता है। समास का मतलब ये क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। कुल मिला के 6 समास हमें पढ़ना है। और इन 6 समासों में मैं 3 समासों को बताऊंगा: द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इन तीनों समासों में खास बात यह है, आपको सिर्फ एक बार 10 सेकेंड के लिए सोचना होगा और आप सभी के आंसर खुद बता देंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। उसमें आप देखेंगे द्वंद्व समास में ये पार्ट्स दे देता है, चाहे ये पार्ट्स दे देगा, तो पूछेगा कि हमें ये कौन सा समास दिया हुआ है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप तुरंत बता सकते हैं कि द्वंद्व समास कौन सा है, द्विगु समास कौन सा है और बहुव्रीहि समास कौन सा है। यहाँ देखिए, राम डैश क्या दिया हुआ है? कृष्ण दिया हुआ है, तो राम और कृष्ण। माता डैश पिता, माता और पिता। सीता डैश राम, सीता और राम। इस तरह दिया हुआ है। इधर वाला दे देगा तो इधर वाला पूछ देगा, कोई एक, इन दोनों में से कोई एक दे देगा। अब आपको याद कैसे करना है? आप ऐसे याद कर सकते हैं। द्वंद्व में आप ऐसे कर सकते हैं, द्वंद्व में क्या होती है? लड़ाई होती है। लड़ाई क्या होती है? मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में। मतलब ये कि जहां कहीं भी और शब्द आ गया, आप वहां समझिएगा कि वहां कौन समास है? द्वंद्व। बस एक बार आपको सोचना है, द्वंद्व माने क्या हो गया? लड़ाई। लड़ाई कहाँ हो रही है? पति और पत्नी के बीच में। ऐसा आपको सिर्फ मानना है, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो जहां कहीं भी और शब्द आएगा, देखा आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ और शब्द आया हुआ है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये जो समास है वो कौन समास है? द्वंद्व समास है। यहाँ देख लीजिए, राम डैश कृष्ण, राम और कृष्ण। माता और पिता, माता और पिता हो गया। सीता और राम हो गया। गुण और दोष हो गया। दाल और रोटी, राम रात और दिन, जीव और जंतु, और नर और नारी। मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ आपको याद रखना है। द्वंद्व माने लड़ाई। लड़ाई क्या होगी? पति और पत्नी के बीच में। मतलब ये कि जहां कहीं भी और शब्द आ जा रहा है, सिर्फ आपको सोचना है, ऐसा होता नहीं है। तो आप सिर्फ सोचेंगे, तुरंत आपको आ जाएगा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और उसमें आप खोजिएगा। इधर वाला दे दिया रहेगा तो इधर वाला पूछेगा, इधर वाला दे दिया है तो इधर वाला। मतलब डैश का मतलब क्या हो गया? ये और हो गया। समास का मतलब ही होता है छोटा करना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ बीच में और गैप कर दिया गया है, तो ये संक्षिप्त हो गया है। समास का मतलब ही क्या होता है? संक्षिप्त, कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो गया? राम डैश कृष्ण, राम और कृष्ण। माता डैश पिता, माता और पिता। सीता और राम, तो सीता और राम हो गया। गुण दोष हो गया। दाल और रोटी, रात दिन। और यहाँ के जीव और जंतु, नर और नारी। ठीक है, एक बार सिर्फ आपको सोचना है। आप सोचेंगे ये क्या होगा? ये सारे के सारे सवाल आप जहां कहीं भी आपको द्वंद्व समास मिल जाएगा। यूपी टेट, सी टेट में, यूपीपी में, या आपकी UPSI में, PCS के एग्जाम्स में। आप अगर PCS का मेंस देंगे तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। एग्जाम जो बुक्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत घुमा फिरा के दिया होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है। आप उन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, दिमाग कंफ्यूज रहेगा। हमेशा प्रयास कीजिए कि दिमाग कम से कम कंफ्यूज रहे, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो एग्जाम के टाइम में खुद इतना टेस्लाइज होता है कि आया हुआ भी हम लोग गलती करके आते हैं। तो आप प्रयास ये ज़्यादा कीजिए कि जो आप जानते हैं दिमाग में फिट कीजिए कि जो आप जानते हैं वो जल्दी गलती ना हो। तो ये हमारा था ये द्वंद्व समास। ठीक है, जहाँ बीच में क्या आता है? हर जगह और शब्द आएगा। या तो ये दे रहेगा तो इसको पूछेगा, या इसको दिया रहेगा तो इसको। अब जैसे दे देगा गुण और दोष कौन सा समास है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, या रात और दिन दे दिया है तो रात और दिन पूछ देगा कौन समास है, तो रात और दिन आप बता सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको तो मुझे जरूर आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक।
आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा समास है द्विगु समास। समास के नाम से ही जैसे पता चला, द्विगु मतलब क्या, दो। मतलब कि यहाँ पे संख्यावाचक, जहां कहीं भी आपको संख्या, द्विगु मतलब दो, दो मतलब क्या हो गई, संख्या हो गई। जहां कहीं भी आपको संख्यावाचक दिखाई दे, समझिएगा वहां पे कौन सा समास है, द्विगु समास। यहाँ देखिए जैसे पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, तो पंच दिख रहा है आगे, आगे यहाँ पे क्या हो गया, पंच रत्न हो गया, तो यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। त्रिफला, ठीक है, तो यहाँ क्या, त्रि मतलब 3 हमको दिखाई दे रहा है। प्रयास आप ये कीजिए कि कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आप इन्हें कॉपी पर लिख भी सकेंगे, और फिर बाद में जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस आधार पे आप करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए त्रिवेणी, 3 नदियों का जहाँ समूह होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ त्रि दिखाई दे रहा है। चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते क्या होते हैं, आकर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ देखिए ये संख्या क्या दिख रही है, चौराहा, ठीक है। आप तुरंत यहाँ जान सकते हैं कि कौन समास है, द्विगु समास है। दोपहर, 2 पहरों का, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दिख रहा है। नवरत्न, यहाँ देखिए 9 दिखाई दे रहा है। अठन्नी, 8 यहाँ दिख रहा है, 8। चौपाई, ठीक है। और यहाँ क्या है, द्विगु मतलब 2 गायों का समूह। इसमें आप देखेंगे द्विगु समास पहचाना थोड़ा ज्यादा आसान है, कि यहाँ दिया हुआ संख्यावाचक पंचरत्न, त्रिफला, त्रिवेणी, चौराहा, दोपहर, इसमें सभी आप देखेंगे पहला जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे के सारे यहाँ पे संख्या दिखा रहे हैं। अभी आप देखेंगे आगे एक दशानंद लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, द्विगु समास में नहीं रखा हुआ है, मैंने इसको क्या किया हुआ है, बहुव्रीहि समास में रखा हुआ है। उसके पीछे भी कुछ रीजन है, मैं भी आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा। कि कुछ दिन अभी कुछ एग्जाम्स में ये दशानंद आया हुआ था, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। तो मैं भी आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि मैंने दशानंद को द्विगु समास में क्यों नहीं रखा हुआ है, क्यों मैंने उसको बहुव्रीहि समास में रखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे द्विगु समास में क्या हो गया, जहां पर संख्यावाचक दिखाई दे, जहां पर संख्या दिखाई दे, जैसे पंचरत्न है 5 होगा, त्रिफला 3 दिखाई दे रहा है, त्रिवेणी 3 दिखाई दे रहा है, चौराहा 4 दिखाई दे रहा है, दोपहर। ये आप हमको ये देखना है यहाँ पे कि कौन कौन से यहाँ पे संख्यावाचक दिखाई दे रहे हैं। जहां भी संख्यावाचक होगा हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि द्विगु समास है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, मैं आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर करने का प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं हम लोग तीसरे समास तक, बहुव्रीहि समास। आप किताबों में आप देखेंगे तो देता है एक नए जो है, कुछ अक्षर नए मिलके बनते हैं, एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं। मैं वैसे नहीं बताता हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। बहुव्रीहि मतलब समास मतलब ये कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में यूनिक हो, यूनिक पर्सन हो, ठीक है। मतलब कि ये वो उस समूह में अकेला ही हो। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप जान सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा। यूनिक पर्सन होना चाहिए पूरे ब्रह्मांड में, या उस पूरे शहर में, या पूरे उस देश में, मतलब एक ओनली वन पर्सन। जैसे लंबोदर, आप जानते हैं लंबोदर सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, गणेश जी हैं, तो वो क्या है, यूनिक पर्सन है। आपको बस एक बार आंख बंद करके तीनों समासों के बारे में सोचना, भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। लंबोदर मतलब कि लंबोदर क्या हो गया कि वो यूनिक पर्सन है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है। आप देखेंगे दशानंद, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो दशानंद दिया हुआ है, तो फिर आपने इसको द्विगु में क्यों रखा है। दशानंद पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वन पर्सन है, एक ही पर्सन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, अगर बहुत सारे होते तो मैं इसमें आ जाता, द्विगु में आ जाता। क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या कहता है, यूनिक पर्सन, जो यूनिक हो, क्या हो, यूनिक पर्सन हो, वही हमें बहुव्रीहि समास में आएगा। दशानंद क्या हो गया, दिखा तो रहा है कि द्विगु में है, लेकिन वो द्विगु में नहीं है। रीजन ये है कि दशानंद सिर्फ एक ही है, इसीलिए हमने क्या किया, दशानंद को बहुव्रीहि समास में रखा, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका कि दशानंद को मैंने यहाँ क्यों रखा है। दशानंद को मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दशानंद क्या है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक भी व्यक्ति है, ठीक। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर, आप जानते हैं चंद्रशेखर सिर्फ एक ही है, वो है भगवान शिव। चक्रपाणी सिर्फ एक ही यूज करते हैं, भगवान विष्णु है, क्योंकि वो क्या है, यूनिक पर्सन है, उनके सिवा अन्य कोई और भी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला जो होता है वो भगवान क्या है, शिव है, और उनके अलावा और किसी का नाम मृत्युंजय। अभी ये शायद टेट के एग्जाम में आया था पिछले साल, मृत्युंजय का आया हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे नीलकंठ जो है,
नीलकंठ भी भगवान शिव के लिए ही प्रयोग किया जाता है। चक्रपाणी आप देखेंगे तो भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि चक्र वही धारण करते हैं। और गजानन आप जानते ही हैं कि वो यूनिक पर्सन है। गजानन भगवान गणेश जी जो है वो क्या होते हैं, यूनिक पर्सन होते हैं। तो मैंने आपको ये 3 समझा दिया है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। द्वंद्व समास एक बार बस आप आंख बंद करके सोचेंगे तीनों समासों के बारे में तो आप काफी जल्दी कर सकते हैं। द्वंद्व समास, जहाँ द्वंद्व माने क्या, लड़ाई कहाँ होती है, पति और पत्नी के बीच में। मतलब ये जहाँ कहीं भी और शब्द आ जाएगा आप तुरंत जान सकते हैं कि कौन समास है, द्वंद्व समास है। द्विगु समास वहां पे है जहाँ पे संख्यावाचक हो, जहाँ पहला अक्षर क्या हो, संख्यावाचक हो। आप संख्याओं के माध्यम से जान सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और बहुव्रीहि समास में क्या हो गया, बहुव्रीहि समास में खास बात यह है कि वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक पर्सन होगा, एक पर्सन होगा। जैसे प्रधानमंत्री दे दिया तो किसी भी देश में प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही होता है, तो वो क्या हो गया, दे दिया अगर प्रधानमंत्री, कौन सा समास है, तो आप बता सकते हैं कि बहुव्रीहि समास है। जैसे गांव में मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, तो आप बता सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास में है। किसी देश में राष्ट्रपति है तो आप बता सकते हैं कि वो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि किसी भी देश में एक ही राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर आपको जहां नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। इसका दूसरा पार्ट भी मैं बहुत ही जल्द बनाने वाला हूं, और आप मुझे बताइएगा अगर समझ में नहीं आया है तो। इसके अलावा आगे आपको मैं बीओ के लिए, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, ठीक है, और यूपीएसआई के लिए जीएस में मैं कोर पॉइंट बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जीएस में वही पार्ट्स तैयार कीजिएगा जो एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने वहाँ अच्छा कर लिया तो कम से कम 80% नंबर आप जरूर पा सकते हैं, 70% तक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और देखता हूँ मैं आगे मैथ की और भी परसेंटेज की क्लास कई लोगों ने कहा है, मैं इसको फिर से शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।